डीज़ल का दौर क्यों चला गया यार। डीज़ल मैं बहुत मिस करता हूँ। डीज़ल की गाड़ियों को एवरेज खूब देती थी, टॉर्क बेइंतहा टॉर्क होता था, मज़ा मतलब कि एक्चुअल मज़ा जो था ना वो डीज़ल की गाड़ियों के अंदर अलग ही मज़ा था। वैसे इसका इंटीरियर देख करके ना भाई साहब कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये गाड़ी नंबर 1 बन चुकी है सेल्स के मामले में। भाई कई दिनों से मेरे पास एक गाड़ी आ रखी है और मैं कई दिनों से उसको चला रहा हूँ, लेकिन उस गाड़ी की ख़राब किस्मत कह लो या अच्छी किस्मत कह लो, क्योंकि जब वो गाड़ी आई थी उन दिनों में चला रहा था BYD C-Line 7 और उसकी परफॉर्मेंस के सामने ये गाड़ी कहीं नहीं ठहरती है। वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, आप सब लोगों को पता है, आप लोगों ने वीडियो भी देख लिया होगा। गाड़ी ये भी इलेक्ट्रिक ही है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में और उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि प्राइस के अंदर भी जो है ना वो दिन रात का अंतर है। वैसे तो इनका कोई कंपेरिजन बनता नहीं, वो 50 लाख से शुरू होती है और ये हो जाती है 10 लाख से शुरू। मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ चलिए मैं दिखाई देता हूँ। ये है विंडसर, जी हाँ, MG की विंडसर जो अभी हाल ही के अंदर कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुई थी और अब ये जो है EVs के अंदर नंबर 1 बन गई है। इनफैक्ट टाटा की EVs को भी पछाड़ते हुए जो है ना इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है कि ये भाई नंबर 1 बन गई है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं और ये मैंने क्योंकि काफ़ी दिन रखी है तो इसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इसको ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए या ख़रीदने के बाद आप क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी के साथ में फ़ील करोगे, आपको लेना भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बहरहाल अगर लुक की मैं बात करता हूँ तो बहुत ही खूबसूरत जो है ना इसका यूनिक लुक है। आप खुद देखिए, मेरे को कैसा लगता है, मेरे को लगता है कि गाड़ी के ऊपर एक दूसरी गाड़ी जो है ना वो बैठा रखी है, लेकिन आपका एक अलग जो है सोच हो सकती है, लेकिन गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है, ये बात जो है ना वो माननी पड़ेगी भाई। सामने से कुछ जो है वो इस टाइप की दिखाई देती है, प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स जो है वो इसके अंदर आती है और यहाँ पर जो है ना एक बड़ी सी जो है वो LED लाइट जो है ना वो आपको दिखाई देती है, जो कि रात के अंदर काफ़ी खूबसूरत जो है वो दिखाई भी देती है। ये गाड़ी जो है वो 38 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ में आती है। कंपनी क्लेम करती है कि भाई 331 किलोमीटर जो है ना वो ये चल जाती है, लेकिन इसने मेरे को प्रैक्टिकली कितनी रेंज निकाल करके दी, मैंने इसको बहुत बार चार्ज भी करवाया। तो और हाँ, साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि भाई चार्जिंग स्टेशंस का जो है ना वो क्या है, मतलब कि अगर आप कोई EV गाड़ी ऑन करते तो आपको पता होगा, अगर कोई EV गाड़ी लेने जा रहे हैं तो चार्जिंग स्टेशंस की फ़िलहाल अपने इंडिया के अंदर क्या कंडीशन वगैरह है वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक बात बड़ी पड़ेगी कि इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक दिया गया है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना सहायता करता है, ये देख रहे हो विंडशील्ड कितना फ्लैट, मतलब कि कितना पसरा हुआ जो है ना ऐसे दिया गया है। और इसका जो डैशबोर्ड अगर बाहर से ही अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे तो मैं आपको अंदर बैठ करके चला करके भी दिखाऊंगा, तो बहुत बड़ा जो है ना वो दिया गया है, सामने यूं हाथ करना पड़ता है, लेकिन उसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है, वो भी चीज़ बताऊँगा। बहरहाल मैं आपको बता दूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो 18 इंच के टायर दिए जाते हैं और इसके अंदर जो है 186 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस दी जाती है। लेकिन क्योंकि इस गाड़ी का जो है वो व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा है तो जिसकी वजह से कभी कभी जो है ऊंचे ब्रेकर्स के अंदर टच होने की गुंजाइश रहती है, या कुछ ज़्यादा उबड़ खाबड़ अगर चीज़ें आ जाती है तो वहाँ पर भी टच ये हो सकती है। पीछे से कुछ इस टाइप का जो है वो लुक दिया गया है गाड़ी का। मैं आपको बूट स्पेस भी जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो बूट स्पेस जो है वो दिया गया है, ये घरेलू चार्जर दिया गया है इसके अंदर जो है वो, और साथ के साथ इसके अंदर पंचर किट वगैरह जो है ना वो भी दिया जाता है। तो कुछ इस टाइप का आपको बूट यहाँ पर देखने को मिलता है। 60-40 जो है वो सीटें हो जाती हैं। खैर ये तो होगी बिल्कुल बेसिक जानकारी। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर जो है वो चल करके दिखाता हूँ। वैसे गाड़ी के जैसे नज़दीक पहुँचते हो ये जो है ना डोर अपने आप ओपन हो जाता है। इसको वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली, आगे पीछे ऊपर नीचे सारी चीज़ें हो जाती हैं और जैसे ही आप इसके ब्रेक पैडल के ऊपर पैर रखते हो गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फिलहाल जो है वो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर MG का बड़ा सा जो है ना ये लोगो भी दिखाई दे रहा है और बड़ा सा स्क्रीन जो है यहाँ पर दिया गया है, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही क्रिस्प भी है, साथ के साथ जो है वो टच रिस्पॉन्स वगैरह इसका बहुत ही बेहतरीन है। पहली बार इसने इतना ज़्यादा टाइम लिया, अमूमन इतना टाइम लेता तो नहीं है, पता नहीं क्यों लिया। खैर यहाँ पर जो है वो 3 आपके ग्लास वगैरह आप रख सकते हो आराम से। यहाँ पर जो है वो स्टोरेज दी गई है, यहाँ पर C पोर्ट का चार्जर दिया गया है, नॉर्मल USB चार्जर भी यहाँ पर दिया गया है। साथ के साथ यहाँ पर भी एक बड़ी सी स्टोरेज दी गई है, यहाँ पर भी आपका 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो खूब सारा जो है ना इसके अंदर स्पेस भी दिया गया है।
अब मैं बात कर रहा था इसकी, ये देख रहे हो आप कितना बड़ा सा जो है ना, और कितना ये मतलब कि जो है वो लेटी हुई सी जो है ना विंडशील्ड है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा धूप जो है वो आती है। और उसकी वजह से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत जो है ना वो गर्मी फील होती है इस गाड़ी के अंदर, ख़ास तौर पर जब थोड़ी देर खड़ी रहती है और उसके बाद चलते हो ना, क्योंकि सारी की सारी हीट जो है ना वो इसके अंदर आ जाती है भाई। और उसके बाद जो है तो ये एक चीज़ है, तो जहाँ पर इसका लुक के हिसाब से हो गया, या अंदर बैठ कर के बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देती है ना ये गाड़ी, तो उसी हिसाब से जो है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कीमत भी चुकानी पड़ेगी, थोड़ी सी गर्मी आपको लग सकती है। ये एक बहुत बड़ा जो है ना कारण है। MG ओपन सनरूफ, हेलो MG ओपन सनरूफ, ये देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ी सी आपको इसके अंदर मून रूफ जो है ना वो देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी। और अगर आप इसको खुला छोड़ देते हैं तो फिर तो भाई साहब आप अंदर भुन सकते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो सकती है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, AC जो है वो इफ़ेक्टिव है, इतना ज़्यादा भी वो दिक्कत वाली बात नहीं है। जो है वेंटिलेटेड सीट दी गई है इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, मतलब कि ड्राइवर को ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको वेंटिलेटेड सीट दी गई हैं, और ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर दी गई हैं। फ़िलहाल जो है ये 89 किलोमीटर की जो है ना वो बता रहा है, और 28% जो है ना इसके अंदर बैटरी फ़िलहाल ये शो कर रहा है। मैंने इसको बहुत बार जो है ना वो चार्ज वगैरह भी करवाया है, और देखो यार अंदर बैठ करके ना फील तो बहुत प्यारा करवाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और चलने भी डिसेंट है। लेकिन मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि वो BYD C लाइन जो है उसकी क्लास मतलब थोड़ी सी अलग है। ये डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी है, वो डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी है, इससे 5 गुना प्राइस के अंदर ज़्यादा आती है वो, ठीक है। तो भाई भागने में भी अंदर से थोड़ी सी लग्जरियस वो ज़्यादा फील होती थी, लेकिन लग्जरी के मामले में यार ये भी कम नहीं है जिस हिसाब से इस गाड़ी के प्राइसेस आते हैं ना। और मैं समझ सकता हूँ कि इसी वजह से ही जो है ना ये अच्छे खासे नंबर्स के साथ में बिक भी रही है गाड़ी, क्योंकि और कहीं ना कहीं देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, इनके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के अंदर ना कभी भी फेलियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुझे अभी तक कोई ग्लिच जो है ना वो देखने को नहीं मिला है। वैसे इसका इंटीरियर देख करके ना भाई साहब कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये गाड़ी नंबर 1 बन चुकी है सेल्स के मामले में। इसको मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो भाई साहब गर्मी में तपने लग जाऊंगा। वैसे भी कोई भी जो है ना वो छत नहीं है। हेलो MG क्लोज सनरूफ, 75% से भी ज़्यादा बंद हो चुका है, इतना तो आजकल की कंपनियां देती हैं। खैर एक बात बताऊं कि ज़रूरत के जो है ना वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव जो है ना वो आप यहाँ से लगा सकते हो, और साथ के साथ अगर हैंड ब्रेक हटाना है तो आप यहाँ से जो है वो हैंड ब्रेक हटा सकते हो। ये देख रहे हो, ये नीचे करते ही जो है, अरे हट जा, हट गया, ठीक है। और म्यूजिक के दीवानों के लिए बता दूं कि शानदार आवाज़ वगैरह है। 9 स्पीकर इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, तो मज़े से आप अपने गाने वाने सुनते हुए चलोगे। मेरे दोस्त आप लोग बैठिए यहाँ पर, और उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जितनी ये गाड़ी की इन्फॉर्मेशन। वो क्या है, ये है इन्वोल लेगेसी, और ये फ्रेगरेंस कौन सी है, ये है मिस्टिक मिराज, जो कि आपकी गाड़ी को महका देगी। और ये बिल्कुल भी ऐसी फ्रेगरेंस नहीं है जो कि आपकी नाक में चुभे, बल्कि इतनी मंद मंद बिल्कुल ही ऐसी कर देती है ना, मंद मंद जैसे कि बहुत ही बढ़िया फ्रेगरेंस आती है, वो वाली चीज़ है। कुछ इस टाइप की जो है वो बोतल आती है इसकी, भाई निकल जा, और क्या प्यारी बोतल आती है, देख रहे हो आप इसकी, कुछ इस टाइप की बोतल आती है। और मैं इसको निकालता हूँ फ़िलहाल यहाँ पे, और ये देखिए इसकी सील हटाई मैंने यहाँ पर, ओ हो कुछ इस टाइप का निकलता है अंदर से, और इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और कमाल की है यार, ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाइट, बहुत ही डेलिकेट सी जो है ना वो फ्रेगरेंस है, प्यारी है यार ये तो। गुड जॉब इन्वोल। और हाँ एक और बात बताऊं कि इन्वोल वालों ने बहुत सारी अपनी फ्रेगरेंसेस को फैला दिया है, कि बहुत सारी फ्रेगरेंसेस आती हैं, जिसकी वजह से मैं और बाकी क्रिएटर भी आपको बताते रहते हैं कि कौन सी फ्रेगरेंस में कैसी आती है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो इसको चूज़ करिए। फिलहाल मैं इसको इस गाड़ी के अंदर लगा लेता हूँ, और आपको 10% का डिस्काउंट भी दिलवाता हूँ। अगर आप मैन मोटर कूपन कोड लगाते हैं तो पूरी डिस्काउंट जो है वो पूरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, इसके ऊपर तो मिल जाएगा। अच्छी फ्रेगरेंस निकाली है यार, ये ट्राई कर सकते हैं आप वैसे इसको, नाइस। गाड़ी की लुक ऐसी है ना कि लोग मुड़ मुड़ करके देखते हैं। मुझे खास तौर पर काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी यूनिक जो है ना वो लुक है, ठीक है। एक SUV नुमा तो डेफिनेटली नहीं दिखाई देती है, लेकिन बड़ी काफ़ी है ये। शायद अगर मैं एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 4300 mm 4300 mm के आसपास की इसकी लेंथ है, ठीक है। और व्हील बेस भी अच्छा खासा है। और मैं बताता हूँ जिसकी वजह से भाई साहब स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए,
भर भर के स्पेस दिया गया है। इसके अंदर आराम से 3 बंदे, मैं बताता हूँ कि हम मतलब कि फैमिली को लेकर के मैं इधर उधर की ट्रिप वगैरह के ऊपर भी गया था, तो बहुत ही आराम से जो है ना बैठे हुए थे लोग, और उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट एक चीज़ बताता हूँ भाई, समस्या कहाँ से आई? समस्या आई जब चार्जिंग वगैरह करनी पड़ी ना, तो ठीक है, कंपनी कह रही है कि 331 किलोमीटर की जो है इसकी रेंज है इस गाड़ी की, चलो मान ली आपकी बात। और एक और बात बताता हूँ कि ये कंपनी ऐसी है कि जो बोलती है वो लगभग मतलब कि उस किलोमीटर तक ये पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी क्लेम कुछ कर रही है और आपकी रेंज निकल रही है कुछ की कुछ। वैसे ये देख लो, ये कुछ इस टाइप का जो है ना वो आपको दिखाई देगा, पूरा प्रॉपर रोड वगैरह जो है ना। कितनी मतलब कि गजब की विजिबिलिटी जो है ना इस गाड़ी के अंदर मिलती है, कितनी गजब की। कोई भी आपको किसी भी लेवल का जो है ना आपको ब्लाइंड स्पॉट देखने को नहीं मिलता है किसी भी तरीके का। ये देख रहे हो, बहुत ही खुला जो आप चलाते हो, कमांडिंग पोजीशन के ऊपर बैठते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जो है आप मोड चेंज कर सकते हो। ये देखिए नॉर्मल मोड के अंदर है, अब मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा। ये है स्पोर्ट्स मोड के अंदर आ गई, ये इको प्लस के मोड के अंदर आ गई। और मैंने क्योंकि 80 से ऊपर नहीं जाती है इसके अंदर, और 80 तक मैंने बहुत बार चलाया है इस गाड़ी को, तो मैं मोस्टली जो है वो इको प्लस के अंदर ही रखता था। रीजनरेशन का मोड जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मोड के अंदर जा करके लाइट कर दो। फिलहाल जो है हैवी के ऊपर है, तो यहाँ पे गए मोड के अंदर और ये लाइट के ऊपर कर दिया। अब जैसे ही मैं एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ तो गाड़ी कोई खास ब्रेक वगैरह जो है ना वो अप्लाई नहीं कर रही है, नॉर्मल गाड़ी की तरह बिहेव कर रही है। नहीं तो फिर ऐसा लगता था कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेक एकदम से अप्लाई कर रही है भाई गाड़ी। हाँ, तो मैं चार्जिंग के ऊपर आता हूँ फिलहाल। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई आप ईवी लेने का प्लान कर रहे हो और उसकी प्रैक्टिकल रेंज अगर 250 से कम है, तो वो आपकी प्राइमरी व्हीकल जो है वो बिल्कुल भी नहीं बन सकती, ना ही आपको बनाना चाहिए। ज़बरदस्ती तो कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन वो फिर आपको टेंशन देगी, दिक्कत देगी। ये देखो, धक्का मार के लेकर के आनी पड़ रही है किस ईवी को, आप समझ रहे हो? मतलब कि यहाँ पर बेचारे धक्का मार करके जो है ना वो लेकर के आए थे इस ईवी को। तो इसलिए मैं सिर्फ कह रहा था कि जो लो रेंज की ईवी है ना वो मत लेना, वो आपको दिक्कत तकलीफ ही देगी। भाई साहब जो धक्का लगा करके लेकर के आ रहे थे, सुखी हो इस गाड़ी से? बहुत दुखी है जी। चंडीगढ़ तक आने जाने में 10 बार चार्ज कर लिया मैंने ये, और ये हाल जब बिना एसी के आया हूँ आधे रास्ते में। अगर एसी लगा के आऊँ तो ये और 2 बार एक्स्ट्रा चार्ज करनी पड़े। तो कितनी चल जाती है एक बार? ये खूब जोर मार के 125 किलोमीटर चलती है जी। अरे। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर बैठी हुई गाड़ी है, क्योंकि इसने मेरे को 250 भी निकाल करके दिया है। कई बार बहुत ही प्यार से जब मैं चला रहा था तो 300 तक भी इसने रेंज निकाली है। तो ये 250 से 300 के बीच में बहुत ही प्रैक्टिकल सी जो है ना वो एक रेंज निकालती है। मैं चाहता था कि यार इसकी अगर रेंज आ जाती है ना 400 के आसपास अगर आ जाती प्रैक्टिकली, कितनी गजब की गाड़ी हो जाती, क्योंकि गजब का इंटीरियर, बाहर से लुक वगैरह बहुत ही प्यारी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर गाड़ियों के अंदर आ भी जाए, लेकिन फिलहाल मैं इसकी प्रैक्टिकल रेंज आपको बता देता हूं कि 250 से 300 है। अब बात कर लेते हैं चार्जर की। चार्जिंग मैंने काफ़ी दफ़ा इस गाड़ी की करवाई है, गुड़गांव के अंदर भी करवाई है, फिर मैं कहीं पे गया था तो बीच में रेवाड़ी पड़ता था, फिर मैंने वहाँ पे भी करवाई थी, फिर मैंने नारनौल पे भी करवाई थी, और फिर आते टाइम मैंने गुड़गांव के अंदर भी करवाई थी। देखिए, जब बड़े शहरों के अंदर कोई ख़ास ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इनफैक्ट अगर मैं रेवाड़ी की भी बात करता हूँ कि जो कि बीच में एक कस्बा पड़ता है, वहाँ पर 60 किलोवाट का जो है ना वो चार्जर मिला था, अच्छी खासी डिसेंट स्पीड के ऊपर। वो लगभग जो है मेरे को कभी 35 किलोवाट के हिसाब से चार्ज कर रहा था, कभी जो है वो 40 के हिसाब से चार्ज कर रहा था। डिसेंट जब तक हम लोगों ने खाना पीना कुछ खाया तो ये चार्ज हो गई थी गाड़ी। लेकिन क्योंकि हमें रुकना नहीं था वहाँ पर, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए हमें रुकना पड़ा। तो ये वाला जो है ना, ये एक चीज़ आप देख लेना कि अगर कोई आप ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको अननेसेसरली जो है जहाँ पर रुकना भी नहीं है आपको, वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, फिलहाल जो है इस गाड़ी की जो चार्जिंग भी मेरे को करवानी है और भी, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक चार्जर जो है वो दिया गया है। होपफुली कि यहाँ पर कोई और गाड़ी ना लगी हुई हो, और लगी भी होगी तो थोड़ी देर के अंदर हट जाएगी। यहाँ पर एक चार्जर दिया गया है। खैर,
फिर मैंने नारनौल ले जा करके चार्ज करी। वहाँ पर मात्र जो चार्जिंग स्पीड थी वो 30 की थी, मतलब कि जो चार्जर था वो भी मैक्सिमम कैपेसिटी 30 का था, तो और वो चार्ज थोड़ा सा स्लो कर रहा था, तो वहाँ पर अननेसेसरली फिर से हमें रुकना पड़ा। और वो आते टाइम की बात है, तो घर वाले तो बेचारे सो ही गए थे, मतलब कि परेशान से होकर के। और मेरे को लगभग एक ही कंपनी के जो है ना चार्जर ज़्यादातर दिखाई दे रहे थे। ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का उसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन कुछ जगह पे ठीक से काम कर रहे थे, कुछ जगह के ऊपर नहीं। क्योंकि जैसे ही मैं गुड़गांव की तरफ आ रहा था, तो गुड़गांव के अंदर आप सबको पता है कि एक ओल्ड राव ढाबा है, वहाँ पर उस कंपनी के चार्जर जो है ना वो लगे हुए थे। तो वहाँ पर एक एक मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट हो रहा था चार्जर, दिखा रहा था कि चार्जिंग कंप्लीट। मतलब कि उस चार्जिंग गन ने मेरे को चाय तक भी नहीं पीने दी, ठीक है, ढंग से। तो फिर मैं वहाँ पर आकर के खड़ा ही हो गया और फिर निकाल करके दूसरी गन से चार्ज किया। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। अगर आप कहीं पर प्लान करके भी जाओगे तो उनके ऐप के अंदर दिखा रहा था कि हाँ भाई बिल्कुल सही है चार्जर वगैरह और वो सारी चीज़ें, लेकिन आप वहाँ पर जा करके देखोगे और सिर्फ उसी के भरोसे चले गए हो तो भैया थोड़ा सा तो रिस्की है। तो ईवी के मामले में जो है ना ये रिस्क, अगर आप ईवी के बहुत बड़े फैन है तो ये थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और गुरु एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो ये कि अगर आप ईवी लेते हैं तो आप घर के अंदर चार्ज करेंगे ना, उसी आदत को डाल लेना, तभी आपको ईवी थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। नहीं तो कहीं से भी आपको ईवी सस्ती नहीं पड़ेगी बाहर अगर चार्जिंग वगैरह करते हैं तो। जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली जो है ना मैं इको प्लस के अंदर ही ड्राइव करता रहा। कई तो हाईवे के ऊपर कई बार ऐसा फील हुआ था, क्योंकि 80 से ऊपर नहीं जाती थी, तो फिर मैं नॉर्मल मोड के अंदर आ जाता था। स्पोर्ट्स मोड भी मतलब कि टेस्ट करने के लिए मैंने ट्राई करके देखा, लेकिन स्पोर्ट्स मोड के अंदर एकदम से जो है ना आपकी बैटरी के परसेंटेज जो है वो डाउन होती है। तो आप खुद ब खुद, और कौन चलाता है यार स्पोर्ट्स मोड के अंदर एकदम से, मतलब 2-4 बार फन करने के लिए भले ही चला लोगे, लेकिन अगर आप ईवी रखते हो तो ज़्यादातर इको प्लस मोड के अंदर ही रहने वाले हैं बंदे, खास तौर पर अगर आप लोकल के अंदर ड्राइव कर रहे हो ना शहर के अंदर। तो ईवी का कॉन्सेप्ट मेरे को लोकल के लिए बहुत अच्छा लगा। लोकल में कोई दिक्कत नहीं है, घर के अंदर जा करके चार्जिंग के अंदर लगा दो, सुबह आपकी 100% टनाटन मिलेगी और 2-3 दिन आपको बहुत रहेगी। फिर वो समझ रहे हो, कोई अगर मान लो कि 60-70 किलोमीटर भी पर डे चला रहा है तो मतलब कि 4-5 दिन तक जो है ना, 4 दिन तक काफ़ी रहेगी उसके लिए। 4 दिन बाद आप चार्ज करोगे उसको, और घरेलू चार्जर से तो मतलब कि काफ़ी सस्ते के अंदर जो है ये चार्ज भी हो जाएगी। तो इस हिसाब से देख रहे हो तो ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर प्लान कर रहे हो किसी ईवी का एज ए प्राइमरी व्हीकल, तो कम से कम उसकी रेंज निकालनी चाहिए उस गाड़ी को, 250 किलोमीटर तो निकालनी चाहिए, तभी आप प्लान करना। नहीं तो आपके लिए सरदर्दी बन जाएगी वो, क्योंकि कहीं पर भी थोड़ा सा लंबा जाओगे बार बार आपको रुकना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान करके ही चलेगा। मान लो कि 100 किलोमीटर जाना है तो उसके बाद भी आपको प्लान करना पड़ेगा उस गाड़ी के अंदर, ये फिर भी कर लेगी डिसेंट तरीके से। अब बात करते हैं रेंज एंजाइटी की। क्या रेंज एंजाइटी वगैरह होती है कि नहीं होती है? देखिए हाँ होती है, बिल्कुल नहीं होती है तो मैं नहीं कहूँगा। और जब ख़ास तौर पर आप फैमिली के साथ कहीं पे ट्रैवल करते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा आप रिस्क और कम लेना चाहते हैं, तो कहीं पर भी आप जब चार्जर वगैरह मिलते हैं तो चार्ज करने का सोचते हैं गाड़ी की, यार चार्ज कर लेते हैं, आगे कहीं जाम मिल गया तो, या कुछ और मतलब कि अगर रॉन्ग रूट ले लिया तो, या कहीं और जाना पड़ गया तो आप चाहते हैं कि यार बस चार्जिंग जो है ना वो रहे आपकी गाड़ी के अंदर हमेशा। तो क्या मैं इस गाड़ी को रिकमेंड करता हूँ? यस, बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी जो है प्रैक्टिकली लगभग 250 के आसपास जो है ना रेंज निकाल देगी। लेकिन रेंज निकलवानी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं कि जैसे आप नॉर्मल गाड़ी से चला रहे हैं और फिर उसी हिसाब से हैवी पंजे से इसको भी दबा करके चला रहे हैं तो ना फिर तो कहे 200 भी ना निकाले, सिंपल सी बात ये है। लेकिन आपको रेंज निकालनी पड़ेगी। आप देखते हैं ना कि हाईवे के ऊपर जो ईवी वाले हैं बड़े ही शांत, हालांकि उनके पास पावर इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी गाड़ी को दिखे भी ना, वो इतनी तेज़ी से निकल जाए, लेकिन फिर भी बेचारे जो है वो 60-70 की स्पीड के ऊपर चल रहे होते हैं हाईवे के ऊपर भी। वो इसी वजह से, क्योंकि वो उनको रेंज निकालनी होती है यार। एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ियां आपको एक्चुअल में गाड़ी चलाना सिखा देंगी कम पैसे के अंदर। डीजल का दौर क्यों चला गया यार? डीजल मैं बहुत मिस करता हूँ, डीजल की गाड़ियों को। एवरेज खूब देती थी, टॉर्क बेइंतहा टॉर्क होता था, मज़ा, मतलब कि एक्चुअल मज़ा जो था ना वो डीजल की गाड़ियों के अंदर अलग ही मज़ा था। ये गाड़ियाँ थोड़ी लिमिटेशंस के साथ आती हैं। अगर आपको फ़न करना है तो आपकी रेंज नहीं निकालेंगी, ठीक है, रेंज निकालना है तो आप उतना ज़्यादा फ़न नहीं कर पाओगे। खैर क्या कर सकते हैं, सरकार की पॉलिसीज़ हैं तो हैं,
बाकी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि पॉल्यूशन जो है वो किन चीज़ों से ज़्यादा होता है, किन चीज़ों से नहीं होता है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मेरे को लगा, और मतलब कि बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है, प्रॉपर फीडबैक जो है ना वो देता है, और तेज़ स्पीड के अंदर जो है वो थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है, जो कि होना भी चाहिए। तो प्रैक्टिकल सा स्टीयरिंग है। और इसके अंदर मैं क्या कह रहा था कि हाँ, 6 आपको सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 6 एयरबैग आपको मिलते हैं। इसके अंदर कोई एडास वगैरह नहीं दिया गया है, और ये एक मेरे को तो मतलब कि अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि एडास के चक्कर के अंदर ये महंगी हो जाती गाड़ी, ठीक है। और एडास हमारे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा कोई यूज़फुल चीज़ है नहीं फ़िलहाल अभी के लिए। स्लो स्पीड के अंदर आपको इसके अंदर जो है ना वो गड्ढे थोड़े से रड़कन जो है ना वो फील होती है रोड की जो है। और अगर यार मैं कैबिन नॉइस की बात करता हूँ ना यहाँ पर, तो कैबिन नॉइस तो किस चीज़ की होगी, टायर बिल्कुल इसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो नॉइस करते हैं। कई बार हाईवे के ऊपर ऐसे पैच आ जाते हैं ना जहाँ पर टायरों की नॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस गाड़ी के अंदर आपको और भी ज़्यादा फील होगी, क्योंकि और कहीं से तो आवाज़ वगैरह आती नहीं है। एक बात माननी पड़ेगी भाई, इंडियन ग्राहक जो है ना बहुत ज़्यादा चूजी, बहुत ज़्यादा शाना हो गया है। फालतू की फेक मार्केटिंग के अंदर आजकल वो नहीं फंस रहे हैं। जो गाड़ी प्रैक्टिकल ज़्यादा है वो गाड़ी बिक भी ज़्यादा रही है, समझ रहे हैं। चाहे आप कितना ही जोर लगा लो फेक मार्केटिंग वगैरह का, देख रहे हो ये गाड़ी जो है वो फिल्टर कर करके अपनी नीड के हिसाब से जो भी बैठता है इसके अंदर उसको अच्छी फील करवाती है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है ना वो बिकती काफ़ी है। कैबिन कितना ज़्यादा स्पेसियस है आप खुद देखो, ठीक है। इंटीरियर ब्यूटीफुल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेंज डिसेंट निकाल देती है, और ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ में आती है। लेकिन बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस वगैरह भी हैं, कुछ एक कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं कि इन्होंने बोला था कि 1 साल भर जो है वो अगर 31 दिसंबर तक आप गाड़ी ले लेते हैं तो 1 साल आपको फ्री चार्जिंग वगैरह दी जाएगी। वो सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए एक बार गाड़ी को ज़रूर ख़रीदना। खैर अब तो 31 दिसंबर चला ही गया, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ में आती है अगर आप फर्स्ट ओनर रहते हैं तो। और वो चीज़ें भी थी, इसमें भी काफ़ी सारे टर्म्स कंडीशन जो है ना वो जुड़े रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक बार ध्यान में ज़रूर रखना। अगर 50 किलोवाट का जो अगर आप चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो कंपनी क्लेम करती है कि भाई 0 to 80% जो है 50 मिनट्स के अंदर हो जाता है, जो कि मैं सच भी मानता हूं कि ऐसा था, क्योंकि जब 40 किलोवाट के हिसाब से जब ये चार्ज कर रही थी तो डिसेंट तरीके से उसने चार्ज कर दिया था। तो ये था भाई साहब कुल मिलाकर के हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सीटें बड़ी कंफर्टेबल हैं, चौड़ी चौड़ी हैं, वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं, जिसका मैं थोड़ा सा लाभ उठा रहा हूँ, थोड़ा लाभ उठा रहा हूँ। ज़्यादा उठाऊंगा तो आवाज़ आएगी इसके अंदर सूं की, जो कि आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। हाँ, अब बात एक और काम की कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक तो वो दिया गया है परफ्यूम वाला, और दूसरा लिंक हमारा दिया गया है कि जिस पे आप जाकर के सवाल पूछो, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वहाँ पर जवाब दिया जाएगा कि आपको गाड़ी कौन सी खरीदनी है मेरे भाई, समझ रहे हैं आप। तो जाकर के उस सेवा का जरूर से जरूर लाभ उठाइए। अगर कोई मतलब कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या छोटी भी कर रहे हैं तो एक बार सलाह मशवरा करना बनता है। समझदारी तो उसी के अंदर समझदार लोग कर भी रहे हैं, और मैं उनको बहुत ही जेन्युइन सलाह भी देता हूँ, समझ रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो दोस्त सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।